साथी नागरिकों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए और आप सबका अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 15 अगस्त 1947 को बीते 47 वर्ष हो रहे हैं। उस दिन हमने हर्ष, उत्साह और गर्व के साथ एक आज़ाद देश के प्रतीक के रूप में अपना राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। आज़ादी की लड़ाई के वर्ष संघर्ष और त्याग, कष्ट और निराशा तथा साहस और आशा से भरे वर्ष थे। वर्षों की प्रतीक्षा तथा हमारी उत्कंठा का वह फल था जब हमने तिरंगा फहराया था। भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का और आज़ादी हासिल करने का सौभाग्य और सम्मान हमारी पीढ़ी का रहा है। मुझे उस समय का माहौल अच्छी तरह याद है। आज मुझे उस बहादुर देशभक्त नौजवान की याद आ रही है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लखनऊ में पुलिस की गोली में मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर शहीद हो गया था। तब से आज तक मुझे ऐसा लगता है कि काश नियत ने मेरे स्थान पर उसे अपने देश की सेवा करने का मौका दिया होता। आइए आज हम सब उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें जिनके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिल सके। इस साल हमने जलियांवाला बाग नरसंहार के 75वें वर्ष को याद किया। कुछ महीने बाद 2 अक्टूबर से सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है। बापू हमारे नैतिक और चारित्रिक उद्देश्यों के प्रतीक थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंकी और उसे एक दिशा दी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा इस आंदोलन का विश्व पर जो प्रभाव पड़ा उसके मूल में नैतिक और चारित्रिक आदर्शों की ताकत थी। जब भी हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य घटनाओं की वर्षगांठ मनाते हैं तब हमें इस बात को याद रखना चाहिए और इसे पूरी तरह समझना चाहिए। हमारे महान राष्ट्रीय नेता स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति समर्पित रहे। उनके नेतृत्व के द्वारा ये नैतिक और चारित्रिक मूल्य हमारे राष्ट्रीय जीवन में प्रकट होते रहे। इन नैतिक मूल्यों का प्रभाव ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का कारण है। मित्रों, आज़ादी के 47 वर्ष बाद आज हर भारतीय के सामने एक राष्ट्र के रूप में ज़रूरी काम यह है कि इस आज़ादी की रक्षा की जाए और आज़ादी से मिलने वाले लाभ सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। मेरी समझ में यह काम उतना ही कठिन, जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ है जितना कि आज़ादी प्राप्त करना था। हम सभी को अपने देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपना अपना योगदान करना होगा। ताकि राष्ट्रीय लक्ष्य को पाया जा सके हमें इसे पूरी तरह समझना होगा कि अपने राष्ट्रीय मूल्यों एवं चारित्रिक आदर्शों से हमें जुड़े रहना है और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते रहना है, क्योंकि यही हमें सच्ची ताकत देने वाले हैं। 2500 वर्ष से भी पहले भगवान गौतम बुद्ध ने सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने अपनी बात उस समय के आम लोगों की भाषा पाली में कही थी। गौतम बुद्ध ने कहा था, चंदनम तगारम वापि उपलम अथवास्यकी एतेषां गंधजातानां शीलगंधो अनुत्तरो। अर्थात चंदन, कमल और जूही में सुगंध होती है, लेकिन सद्गुणों की जो सुगंध है वह लाजवाब है। धम्मपद का यह बहुत ही सुंदर दोहा आज भी हमारे लिए स्थायी महत्व का है।
लोगों में सद्गुणों का संचार करने तथा नैतिक और चारित्रिक आदर्शों में उनकी आस्था मजबूत करने के लिए हमारे बुजुर्गों, नौजवानों और सभी लोगों को इस ओर ध्यान देना होगा और अपना हाथ बटाना होगा। केवल इससे ही आज़ादी की उपलब्धियों की रक्षा और उसके विस्तार का काम सही ढंग से किया जा सकता है। अपने आदर्शों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय कार्य ऐसे होना चाहिए कि हम अपनी परंपरा की मूल बातों को बनाए रखें और कुछ में परिवर्तन लाते रहें। हमारी विरासत, हमारे चिंतन और हमारे संस्कृति के सर्वोत्तम और कल्याणकारी तत्वों को हमें बनाए रखना है और उनकी सुरक्षा करनी है। हमारे समाज में सभी धर्मों, रीति रिवाजों और विभिन्न आध्यात्मिक पंथों के प्रति आदर की जो स्वाभाविक भावना है, हमें उसे ठेस नहीं लगने देना है। हमें समझना है कि सभी धर्मों का सार और संदेश एक ही है। इस तरह की समझ से ही समाज में सद्भावना आती है, एकता बढ़ती है, आपसी सामंजस्य बनता है तथा मित्रता और सहयोग की भावना सुदृढ़ होती है। हमें सत्य और अहिंसा के महत्व को समझना है, अपने बड़ों और शिक्षकों का आदर करना है तथा लोगों में सेवा और निस्वार्थ कर्म की भावना को बढ़ाना है। हमें सभी दिशाओं से आने वाले अच्छे और हितकारी प्रभावों का स्वागत करना है, लेकिन इनके साथ ही हमें अपने आप को बुरे सांस्कृतिक प्रभावों से बचाना भी है। इसी प्रकार हमें अपनी अनोखी जैव विविधता, वनस्पति, जीव जंतु तथा पर्यावरण का पोषण करना है और उन्हें हानि से बचाना है। दूसरी ओर हमें अपने देश में तेज़ी से परिवर्तन लाना है ताकि गरीबी, अज्ञान और बीमारी से छुटकारा पाया जा सके, आर्थिक विकास को तेज़ किया जा सके तथा लोगों की आमदनी बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने लोकतांत्रिक भावों और विचारों को अपनी ठोस उपलब्धियों द्वारा प्रमाणित करें। हमें एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, एक ऐसा भारत बनाना है जिसके प्रति विश्व में आदर की भावना पैदा हो सके और जो विश्व के लोगों के हित में अपना समुचित योगदान कर सके। ऐसा करते समय हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन विचारों को याद रखना चाहिए जो उन्होंने अपने महान जीवन के अंतिम दिनों में व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था, केवल भौतिक कामयाबी ही आदमी की जिंदगी को खुशहाल और अर्थपूर्ण नहीं बना सकती। आर्थिक तरक्की के साथ साथ अखलाकी और रूहानी मूल्यों को बढ़ाना होगा। इससे ही मानव संसाधन और चरित्र का पूरी तरह विकास हो सकेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलू ही अंततः संस्कृति और सभ्यता के आधार हैं और उन्होंने ही जिंदगी को कुछ मायने दिए। उद्धरण समाप्त। हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस प्रणाली को आगे बढ़ाने की और इसकी पूरी सावधानी के साथ रक्षा करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के विधान एवं कला का जन्म हमारे राष्ट्रीय मूल्यों में गहरे रूप से निहित तत्वों से हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, उसकी आवश्यकताएं, अधिकार और कर्तव्य, समानता और सामाजिक न्याय तथा इन्हें प्राप्त करने की लालसा हमारे लोकतंत्र के मूल उद्देश्य हैं। ऐसा प्राचीन काल से आज तक हमारे चिंतन का विषय रहा है। इसकी चर्चा हमारे संत महात्माओं ने की थी और इसके बाद में हमारे शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान राष्ट्रीय नेताओं ने दोहराया। पंचायत राज की स्थापना में हमारे ही लोकतांत्रिक चरित्र और उद्देश्य झलकता है। हम लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में विश्वास करते हैं तथा दुनिया भर में हो रहे लोकतंत्र के विकास का स्वागत करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ये और भी अधिक ज़रूरी है
कि अपनी संस्थाओं में इस तरह से काम करें ताकि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़े, जो उसे संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए मिलता है। संसदीय लोकतंत्र के मूल आधार हैं सही रूप से चुने गए प्रतिनिधि, व्यवस्थित तरीके से पूरी तरह किए गए विचार विमर्श और बहस, पूरी जानकारी पर आधारित उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णयों का लिया जाना तथा विधायिका के प्रति शासन का और मतदाताओं के प्रति चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। लोकतांत्रिक प्रणाली के चलने के लिए ये सब आवश्यक है, बल्कि ये सच तो यह है कि ये सभी अपरिहार्य और अनिवार्य हैं। इतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इससे अतिरिक्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका, दक्ष प्रशासन, सतर्क प्रेस और इन सबसे अधिक प्रबुद्ध सामाजिक एकता तथा एक जागरूक और सशक्त जन चेतना की ज़रूरत है। इस बात की हमेशा आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक तत्वों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम हर तरह से अधिक प्रयास करें तथा लोकतंत्र के आवश्यक मापदंडों का उल्लंघन न होने दें। मुझे इस समय बापू के द्वारा 15 अगस्त 1945 को कहा गया एक सारगर्भित कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, हम रचनात्मक कामों को अहिंसा मानते हैं और यही अहिंसा परम धर्म है। मित्रों, दुनिया की निगाहें हमारी ओर लगी हुई हैं। अपने पड़ोसियों के लिए तथा पूरी दुनिया के लिए भारत का संदेश शांति, मित्रता और सहयोग का रहा है। भविष्य में भी यही संदेश रहेगा। हम मानते हैं कि परस्पर लाभदायक क्षेत्रीय सहयोग के लिए मिला जुला प्रयास, जैसा कि सार्क संगठन के सदस्य देश तथा हिंद महासागर क्षेत्र और आसियान के देश करें, तो उससे तेज़ी से विकास हो सकेगा तथा लोग समृद्ध और खुशहाल हो सकेंगे। हम विश्व के मामलों में लगातार सतर्क और रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। मित्रों, कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम अपना राष्ट्रीय तिरंगा लहराएंगे, आइए तब हम सब अपने स्वतंत्रता के ध्वज को सलाम करें, अपने राष्ट्रीय संकल्पों को दोहराएं तथा भारत की महिमा एवं मानव जाति के हित के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें। जय हिंद।